अब अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। अब देख लिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, मतलब कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में। अब पीछे हम पिछले वीडियो में हम देख चुके थे पॉपुलेशन से रिलेटेड कि अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन काम करती है, कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन काम करती है, तो हम बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र में। फिर दूसरे नंबर पे आएगा तृतीयक क्षेत्र, फिर तीसरे नंबर पे आएगा तृतीयक क्षेत्र। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, कृषि में। फिर आप देख लीजिए, जैसे हमारे यहाँ परचून की दुकान हो गई, दवाई की दुकान हो गई, एडवोकेट हो गए, फिर लोग इनमें, फिर सर्विस में, बैंक में हो गए, बनिया की दुकान हो गई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। फिर करते हैं टर्शरी में मतलब तृतीयक क्षेत्र में फिर सेकंड नंबर पे काम करते हैं। फिर काम करते हैं सेकेंडरी क्षेत्र में, जैसे कि फैक्ट्री में, मशीन फैक्ट्री में। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसमें जीडीपी पूछ रखा है कि कौन से क्षेत्र जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। इसका आंसर है तृतीयक क्षेत्र। जैसे हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, जो सॉफ्टवेयर लोग काम करते हैं, जो एडवोकेट काम करते हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। किसान बेचारा गरीब है, किसान कितना कमा रहा है। जो फैक्ट्री लेबर है, फैक्ट्री लेबर कितना कमा रही है। लोग कौन कमा रहे हैं, लोग कौन पैसा कमा रहा है, जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो टर्शरी में काम कर रहे हैं, जो तीर्थक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो सेवा देने वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो जीडीपी में अगर पैसे वाइज सबसे ज़्यादा योगदान वो लोग देते हैं। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, ये पूछ लेगा कि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोग, जैसे इसमें पूछ रखा है, हमारे देश के अंदर नौकरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं। सरकारी में काम करते हैं, निजी में काम करते हैं, संगठित में काम करते हैं और असंगठित में काम करते हैं। सरकारी समझ गए, निजी समझ गए, प्राइवेट। संगठित समझ गए, और संगठित हो गए जैसे कि सरकारी मान लीजिए, और असंगठित हो गए कि जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिन्हें कभी भी निकाला जा सकता है, जिनके लिए कोई पेंशन नहीं है, जिनके लिए कोई हेल्थ केयर इंश्योरेंस नहीं है, जिनके लिए कोई इलाज की सुविधा नहीं है, जिनके बच्चों के लिए एजुकेशन की सुविधा नहीं है, जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, जस्ट लाइक लेबर हो गए। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में। जैसे लाइक कृषि के लोग, भाई जो कृषि की लेबर है, जो कृषि में लेबर काम करती है, तो वो असंगठित क्षेत्र हो गया, है ना। और वैसे अगर देखा जाए सेक्टर वाइज, अगर ये लोग सेक्टर वाइज पूछें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चौथक, चतुर्थ, तो हम कहाँ बोलेंगे, हम बोलेंगे प्राथमिक में। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, प्राथमिक में। और वैसे अगर पूछे संगठित असंगठित, तो असंगठित पे टिक कर देना, है ना। अब देख लीजिए, वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। द्वितीयक क्षेत्र में आता है, तृतीयक स्थान प्राथमिक स्तर पे आता है। मतलब अगर जीडीपी वाइज देखा जाए, जीडीपी कंट्रीब्यूशन वाइज देखा जाए, तो हमारी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन करता है, जिस जीडीपी के आधार पे हम चौथे नंबर पे आ गए हैं, जर्मनी के बाद हमारा नंबर है, और हमने जापान को अभी पिछाड़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे में कौन लोग योगदान कर रहे हैं। जस्ट लाइक मेरे पिताजी पुलिस में हैं, किसी के पिताजी वकील हैं, किसी के पिताजी बैंक में काम करते हैं, तो ये किसी के पिताजी दवाई की दुकान है, किसी के पिताजी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। ये लोग सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे वो लोग आते हैं जो फैक्ट्री लेबर है, जो फैक्ट्री में काम करती है, जो फैक्ट्री में काम करती है, जो रूपांतरण कर रही है किसी चीज़ का, जो कच्चे माल का रूपांतरण कर रहा है। अगर ये पूछो कि कच्चे माल का रूपांतरण, कच्चे माल का ट्रांसफॉर्मेशन, कच्चे माल को बदला कहाँ जाता है, तो आप बोल दोगे कहाँ बदला जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। अविकसित अर्थव्यवस्था, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है। अविकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप इकोनॉमी की क्या विशेषता है। कृषि प्रधानता, काला बाजारी का अत्यधिक प्रयोग, कम जनसंख्या दबाव, विकसित मुद्रा बाजार। देखो, अविकसित अर्थव्यवस्था में इसका आंसर आप सोच लीजिए, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। अविकसित अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से आप किसे चाहोगे
ऐसा कौन सा साइन है, कौन सा सिम्टम है जब किसी अर्थव्यवस्था को आप अविकसित अर्थव्यवस्था कहोगे? पहला है कृषि प्रधानता, दूसरा है काला बाजारी का अत्यधिक प्रयोग, कम जनसंख्या दबाव, तीसरा है विकसित मुद्रा बाजार। देखो मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाता हूँ। अब एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं? एमसीक्यू हमारे सामने होता है, जैसे एमसीक्यू हमारे सामने होता है। एमसीक्यू किस में होता है? हमारे सामने। तो अब हमें ना हर क्वेश्चन को ना, हमें अगर क्वेश्चन आता हो दैट्स वेरी गुड, फैक्ट है, फैक्ट आपको फैक्ट आता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये आपको आता है, वेल एंड गुड है भाई। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको अगर क्वेश्चन तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? जैसे इसमें बोल दिया अविकसित, विकसित मत पता है डेवलप, अविकसित मतलब अंडर डेवलप, अनडेवलप्ड मतलब उल्टा। तो पहले देखिए आप विकसित मुद्रा बाजार, तो इस एक ऑप्शन तो आप वैसे ही काट सकते हो, विकसित आ गया और वहाँ अविकसित है, तो इसे आप काट दीजिए। कम जनसंख्या दबाव, अब इसने बोला है अविकसित मतलब अंडर डेवलप मतलब एक टाइप से बेकार चीज़। अगर किसी देश में कम जनसंख्या होगी तो वो देश को अपने आप बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, हमारे देश की हालत आप देख रहे हो। आप देखिए रिसोर्सेज पे कितना बर्डन है, बस में चले जाइए, मेट्रो में चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, स्कूल चले जाइए, इवन आप बैंक में चले जाइए, आप सरकारी दफ्तर चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ गवर्नमेंट डिस्पेंसरी चले जाइए, वहाँ देखिए कितना बर्डन है। तो अगर किसी देश में कम जनसंख्या दबाव है तो इट्स वेरी गुड। अगर किसी देश में विकसित मुद्रा बाजार है तो इन दोनों ऑप्शन को आप वैसे ही काट दो कि भाई तुम तो नहीं होगे। अब काला बाजारी का अत्यधिक प्रयोग, ये अनरिलेटेड है, मतलब अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो काला बाजारी को आप एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो सकते हो, पर अर्थव्यवस्था की बात हो रही है ना, तो इसे भी काट दो आप। तो इसका आंसर है कृषि प्रधानता। अब आगे पढ़ने वाले हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। कृषि जीवन निर्वाह का साधन मात्र है। देखो ये होते हैं कॉन्सेप्ट को सीखना। हमने ऊपर देखा कि पैसों के मामले में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र दे रहा है? तृतीयक क्षेत्र, है ना। फिर सेकंड नंबर पे आता, अब मान लीजिए 100 रुपये हैं, 100 रुपये मान लीजिए, अगर हमारी जीडीपी का साइज 100 रुपये मान लीजिए, तो आप मान लीजिए 55% 56% तो हमारा दे रहा है तृतीयक क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर, जो सेवा देने वाला क्षेत्र है, जो सेवा देने वाला क्षेत्र है। मतलब अगर मान लीजिए तो 55% योगदान वो दे रहा है। फिर आप मान लीजिए 27% योगदान दे रहा है ये फैक्ट्री लेबर वाला, तो 55 और 27 कितना हो गया? ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट 82। ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट 82% हो गया, है ना, 82% हो गया। तो और अगर इन लोगों में जो अगर इन दोनों सेक्टर की पॉपुलेशन मिला दिया जाए कि कितने लोग इनमें काम कर रहे हैं, तो केवल 45% लोग इसमें से काम कर रहे हैं। अगर 45% लोग 82%, 45 लोगों के पास 82 रुपये है तो वो तो बढ़िया है। और जहाँ अगर कृषि में 55 लोग काम कर रहे हैं, 55 लोग, और उनके पास केवल 18 रुपये बचे हैं, तो इसका मतलब वो गरीब है ना, निर्वाह मात्र है। अब आप ले लीजिए कितना डीप थॉट है ये वाला। आपने ये कहीं नहीं सुना होगा किसी फैक्ट्री लेबर ने सुसाइड कर ली, या किसी वकील ने सुसाइड कर ली। सुसाइड करते हैं वो लोग, पर इसलिए सुसाइड नहीं करते क्योंकि वो गरीब है, इसलिए सुसाइड नहीं करते क्योंकि उनके पास है नहीं, पैसा ही नहीं है। और आपने ये सुना होगा कि किसानों ने लोन से तंग आके या फिर सूखा पड़ गया सुसाइड कर ली, है ना। भाई किसानों के पास है ही नहीं, उनके पास निर्वाह मतलब इतना ही है कि जितने से वो गुजर बसर कर सकते हैं, लेविश लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। अब कृषि पर निर्भरता का कारण यह है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की पूंजी, तकनीकी और उसके उपक्रम पर, छोड़ो आप, ये बेकार की बातें हैं, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला देख लीजिए, अर्थव्यवस्था वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? अगेन आई एम रिपीटिंग यू, अर्थव्यवस्था वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम
और अपर्याप्त आय के अंतर संबंधों के रूप में अध्ययन किया जाता है। मानव व्यवहार किस तरह विकल्प को चुनता है और आय जो मतलब इनकम पैसा कम होता है, विकल्प को चुनना और मतलब लेस इनकम के बीच में विकल्प को चुनने का संबंध कैसे है, ये किसका कथन है, कौन से आदमी ने अर्थव्यवस्था की ये परिभाषा दी है? उस व्यक्ति का नाम है, ऑप्शन ए ले लीजिए आप, सॉरी गलती हो गई, ऑप्शन ए ले लीजिए अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है रॉबिन्स, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स और कार्ल मार्क्स। जैसे ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति ने पढ़ा है उस व्यक्ति को आता है। इसमें कोई आप लॉजिकल रूप से कट नहीं कर सकते हैं, पर वैसे लॉजिकल रूप से कट नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा है, आपको लग रहा है आपको सिलेक्शन हो रखा है, नेगेटिव मार्किंग होती है, इन क्वेश्चन को करने से आप बचो, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता, पेपर खराब है, तुक्के मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन क्वेश्चन को कर दो। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार के विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंधों के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, कार्ल मार्क्स। अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स और कार्ल मार्क्स। अब मैं बताने वाला हूँ, ये आंसर है भाई रॉबिन्स नाम के व्यक्ति का। ये आंसर किसका है? रॉबिन्स भाई का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन मासिक आधार पर मतलब मंथली औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल आउटपुट उत्पादन, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट की गणना और प्रकाशन करता है। ठीक है, गणना और प्रकाशन करता है इसने। अब देखो अब ये फ्यूचर में देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये PYQ है। अब लोग बोलते हैं PYQ पढ़ो, PYQ आपकी कैसे हेल्प करेंगे? कल को हमसे ये पूछ लेगा कि भाई इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसका प्रकाशन कौन करता है? CSO करता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री करती है, और तुम्हारा राज्य सरकारें करती हैं, या नीति आयोग करता है? अब इसका आप डायरेक्टली आंसर दे दोगे CSO करता है। देखो अब ये जैसे ये फ्यूचर में ये हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें वो अलग है। पहली बात तो हमने क्वेश्चन बताया नहीं, हम फ्यूचर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमारा एम है कि जो क्वेश्चन पूछ चुका है उनको तो हमें पढ़ना ही है, पर जो क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछने वाला है उनको भी पढ़ना है। जैसे ये बोल सकता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन पब्लिश करता है, और ये तो हम बोल देंगे CSO करता है। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि ये 1 महीने में आता है, 2 महीने में आता है, 3 महीने में आता है, 4 महीने में आता है, 5 महीने में आता है, 6 महीने में आता है ना। हम मतलब ये कितने महीने में आता है? ये मंथली आता है। अब जैसे कोई बंदा दिमाग लगाए भाई सारी रिपोर्ट तो साल में आती है तो हम भी साल में कर देते हैं, नहीं, ये मंथली आता है। ये ले लीजिए आप, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन पब्लिश करता है? CSO पब्लिश करता है। ये फ्यूचर क्वेश्चन है, ये आपके फ्यूचर में हेल्प करेंगे, और ये मंथली आता है, मंथली पब्लिश होता है। अब जो इन्होंने पहले 2020 में पूछा था वो देख रहे हैं हम, और इसका बेस ईयर क्या है इन्होंने पूछा था, इसका आधार वर्ष क्या है, इन्होंने हमसे इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो CSO है वो इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडेक्स पब्लिश करता है, तो इसका बेस ईयर क्या है? जो बेस ईयर ऑप्शन ए है इसका 2011-12, ऑप्शन बी है 2010-11, ऑप्शन सी है 2013-14, ऑप्शन डी है 2012-13। ऑप्शन ए 2011-12, ऑप्शन बी 2010-11, ऑप्शन डी 2013-14 और ऑप्शन डी 2012-13। अब आप आंसर दे दीजिए अपना, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2011-12। अब अभी हमने पढ़ लिया कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना करता है, इसका आधार CSO करता है, मंथली रूप से रिपोर्ट आती है, इसका बेस ईयर 2011-12 है, इसमें 8 कोर सेक्टर होते हैं।
8 कोर सेक्टर। हमारी जीडीपी कैसी परफॉर्म कर रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है, आप बताइए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसे कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र किसे कहते हैं, निर्माण क्षेत्र किसे कहते हैं। एक मिनट, एक जहाँ आप बैठे हो वहीं बैठे बैठे मन में आंसर दीजिए, किसे कहते हैं, कौन से सेक्टर को कहते हैं, कौन से क्षेत्र को कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। मैं आपको बता देता हूँ, द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं। ये बताता है कि ये जो सूचकांक होता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, कि हमारा विनिर्माण क्षेत्र कैसे काम कर रहा है। इसके अंदर 8 कोर सेक्टर हैं, 8 कोर सेक्टर है ना। अब उसके बाद वो भी हम पढ़ेंगे 8 कोर सेक्टर आगे। तो 8 कोर सेक्टर हैं। अब ये हमसे पूछ लेगी, हमसे बोल देगा कि इसमें 10 कोर सेक्टर हैं, बच्चे को लगेगा हाँ भाई 10 होंगे क्योंकि 10 सुनने में अच्छा लग रहा है। नहीं भाई 8 होंगे। अब जो इसमें 8 कोर सेक्टर होते हैं है ना, और वस्तुओं का मतलब और उनका जो वेटेज होता है ना, और जो उसका आधार वर्ष है वो 2011-12 है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब ये भाई बोल रहे हैं एनएसओ प्रकाशित करता है ऐसे, आप बिल मान लीजिए, अब चेंज हो गया होगा शायद। अब इसे एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसे पब्लिश करता है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब इसके आप क्षेत्र पढ़ लीजिए, इसमें कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। इसमें एक तो अर्थ खनन, एक तो माइनिंग होगी, और तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होगा, और तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी होगा, और तुम्हारा बेकार है वो आगे पढ़ेंगे हम।